सुप्रीम कोर्ट में अरकान पार्लियामेंट की ताहयात नाअहली से मुतालिक मामले की समाअत जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं। चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में सेनेट का इजलास। हमें अपने मुल्क की मईशत को ठीक करने की जरूरत है। जब तक बुनियादी मसाइल का हल नहीं होता, मामलात ठीक नहीं होंगे। मुल्क में एक ऐसा मंसूबा और इत्तफाक राय कायम करें जो मुल्क की माशी समत के बारे में हो। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तजा सोलंकी का सेनेट के इजलास में इजहार ख्याल। हम इंतखाबात की जानिब बढ़ रहे हैं। हमें सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर मुल्क के बारे में सोचना होगा। तरक्की के लिए इत्तेहाद और हम आहंगी ज़रूरी है। मुल्क को मईशत समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। आइंदा आने वाली नस्लों के लिए मुल्क का मुस्तकबिल महफूज करना है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम का सेनेट में इजहार ख्याल। आम इंतखाबात का तीसरा मरहला, कागजात नामजदगी मंजूर और मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें जमा कराई जा रही हैं। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, मुल्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कराची के इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स अपीलों पर समाअत कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान का मामला। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर जस्टिस एजाज खान ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद के दलाइल अदालत ने केस का फैसला महफूज कर लिया। गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली बर्बरियत जारी। वसी गजा के इलाके दीरुल बला में एक घर पर हमले में 15 अफराद शहीद। मुगाजी पनागजीन कैंप, रफा और खान यूनस पर भी बमबारी। शोहदा की मजमूई तादाद 21,978 हो गई। 57,000 से जायद जख्मी। लड़ाई में तेजी से इंसानी बहरान मजीद संगीन। शाम और लबनानी इलाकों पर भी इसराइल के हमले। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से लाए जाने वाले गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत। फिर मंजर आम पर दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में अमरीका का छोड़ा हुआ असलहा दस्तयाब है। 31 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा जिला बाजौड़ में पाक अफगान सरहद पार करने वाले 3 दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों हलाक हुए। दहशतगर्दों से अमरीकी साख्ता और दीगर असलहा बरामद हुआ। गैर मुल्की असलहे का इस्तेमाल अफगान अबूरी हुकूमत का अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने के दावों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान से गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला का अमल जारी। 1 जनवरी को 917 अफगान शहरियों पर मुश्तमिल मजीद 84 खानदान अपने मुल्क वापस लौट गए। अफगानिस्तान वापस जाने वाले बाशिंदों की मजमूई तादाद 4,56,000 से तजावुज कर गई। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की मदद से हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के साथ तनाज़ात हल कर लिए। कौमी इक्तिसादी कमेटी की के इलेक्ट्रिक के साथ ज़ेर इल्तवा 4 मुआहिदों पर दस्तखत की मंजूरी। मुआहिदे कराची और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में बेहतर खिदमात देने में मददगार साबित होंगे। भारतीय बहरिया के जहाज मौत बांटने लगे। गुज़श्ता कुछ सालों में 26 बड़े हादिसात गैर मयारी देखभाल और कप्तानों की नाकाफी तरबियत के बाइस पेश आए। भारतीय बहरिया हर साल 5 में से 1 जंगी जहाज और हर 2 साल में 1 तरबियत याफ्ता अफसर या जवान गफलत के बायस खो देती है। गुज़श्ता 6 सालों के दौरान पाकिस्तान 4 मरतबा भारतीय अफदोजों का पाकिस्तानी पानियों में सुराग लगाकर भारतीय बहरिया की नाकिस कारकर्दगी का सबूत दुनिया के सामने रख चुका है।
मोदी के हिंदुस्तान में इंसानी स्मगलिंग उरूज पर। भारत में तकरीबन 3000 गैर कानूनी एजेंसियां इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस। गैर कानूनी एजेंट्स भारतीय बाशिंदों को बरतानिया, अमेरिका और कनाडा जैसे मुल्कों में भेजकर उनको बदतरीन जिंदगी गुजारने पर मजबूर करते हैं। गुज़श्ता साल तकरीबन 1 लाख भारतीय शहरियों ने गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश की है। और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज तीसरा मैच कल से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। सिडनी टेस्ट के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का ऐलान। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं मनाजिर हुसैन। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील आप मुलाहिजा कर सकेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ये बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज, थिएटर्स, सिनेमास, आर्ट गैलरीज, थीम पार्क्स, अरे रहने का मजा आने वाला है लाहौर में। और सब एक साथ, लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी। और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन GT रोड पर। और सिर्फ लाहौर के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ और एंटरटेनमेंट एक साथ। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। वेलकम बैक। और बुलेटिन में शामिल तफसीली खबरें। सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में अरकान पार्लियामेंट की ताहयात नाअहली से मुतालिक मामले की समाअत आज हो रही है। जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं। यहां पर बुलेटिन में आपको अपडेट करेंगे सेनेट के इजलास की कार्रवाई से। चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में सेनेट का इजलास जारी है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा सोलंकी ने सेनेट में वक्फा सवालात में कहा कि हमें अपने मुल्क की मईशत को ठीक करने की ज़रूरत है। जब तक बुनियादी मसाइल का हल नहीं होता, मामलात ठीक नहीं होंगे। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि मुल्क में एक ऐसा मनसूबा और इत्तेफाक़ी राय कायम करें जो मुल्क की माशी सिमत के बारे में हो। करप्शन का मामला आज का नहीं, ये निज़ाम का मसला है। सेनेट की कार्रवाई के बारे में मज़ीद बात करते हैं हमारी नुमाइंदा मरियम मलिक से। मरियम, आगाह कीजिएगा, सेनेट इजलास की आज की कार्रवाई का क्या अहवाल है, क्या कहना था मौजूद सेनेटर्स का इजहार ख्याल करते हुए? देखिए, सेनेट इजलास चेयरमैन सेनेट सादिक संजवानी की ज़ेर सदारत अभी जारी है। वक्फा सवालात के दौरान निगरान वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा सोलंकी ने इंसानी स्मगलिंग के सवाल पर के जवाब पर कहना था कि इंसानी स्मगलिंग की शिकायत एक हद तक दुरुस्त है, लेकिन करप्शन का मामला आज का नहीं, ये निज़ाम का मसला है। हमें अपनी मईशत को ठीक करने की ज़रूरत है। हम इंतखाबात के अमल की जानिब बढ़ रहे हैं और तमाम जो सैनेटर्स हैं बुनियादी मसाइल की तरफ तवज्जो दें। ये एक ऐसा मनसूबा और इत्तफाक़ी राय कायम करें जो मुल्क की मौशी सिमत के बारे में हो और इंसानी स्मगलिंग के बारे में आगाही पैदा की जानी चाहिए। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए हमें अपनी मौशी सूरत हाल को ठीक करने की ज़रूरत है। सेनेटर मुश्ताक ने ही वक्फा सवालात के दौरान इस्लामाबाद क्लब के हवाले से सवालात उठाए, जिस पर वज़ीर पार्लिमानी अमूर का कहना था कि बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन ने 24 फरवरी को इस्लामाबाद क्लब की इंतजामिया को तजावुज़ात के खात्मे के लिए खत लिखा है। इस्लामाबाद क्लब ने दरख्वास्त की है कि आला शख्सियात की आमद की वजह से शिफ्टिंग में मसाइल दरपेश हैं। इस्लामाबाद क्लब इंतजामिया ने यकीन दहानी कराई है कि कोई पक्का स्ट्रक्चर अभी कायम नहीं किया जा रहा। बेहतर होगा कि इस मामले को मुतलका कमेटी को भिजवा दिया जाए। चेयरमैन सेनेट ने मामला जो है मुतलका कायमा कमेटी को भिजवा दिया है। वक्फा सवालात के दौरान ही दूरी शहरियत से मुतालिक सवाल के जवाब पर वज़ीर पार्लिमानी अमूर का कहना था कि दूरी शहरियत के जिन ममालिक के साथ इंतजामात मौजूद हैं उनकी फहरिस्त जो है वो फराहम कर दी गई है। 21 ममालिक की जो फहरिस्त है उसके सवाल के जवाब में जो है वो दे दी गई है। 2019 के बाद जो है जर्मनी में जिन पाकिस्तानी के बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें जर्मनी की शोहरियत मिल रही है। वक्फा सवालात के दौरान ही पानी के मसाइल का मामला भी ज़ेर बहस आया, जिस पर वज़ीर पार्लिमानी अमूर का कहना था कि इस्लामाबाद में ये मामला जो है पानी की किल्लत का संगीन होता जा रहा है, लेकिन
को इस मामले की तरफ भी मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है, इंतजाम करने की ज़रूरत है और अभी सेनेट का इजलास जो है उसकी कार्रवाई जारी है। जी बहुत शुक्रिया मरियम मलिक आपका हमें तफसीलात से अपडेट करने के लिए। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि आम इंतखाबात 2024 का तीसरा मरहला कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें जमा कराई जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे फहद जावेद से। जी, आम इंतखाबात 2024 के तीसरे मरहले में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने या उन पर एतराज़ात के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपीलें जमा कराने का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक 24,698 उम्मीदवारों ने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की जनरल नशिस्तों पर मजमूई तौर पर कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिनके अंदर 22,711 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं, जबकि 3,240 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। अब जो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं उनके पास कानूनी हक हासिल है कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर अपीलें जमा करवाएं, और काफ़ी सारे उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का रुख किया है। उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर अपीलें जमा करवाई हैं। इन अपीलों पे जो समाअत का सिलसिला है वो कल से शुरू होगा, जो कि 10 तारीख तक जारी रहेगा, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की अपीलों का फैसला जो होगा वो हतमी फैसला होगा, जिसके बाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी और 12 तारीख को उम्मीदवारों के पास हक हासिल होगा कि वो अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकें। अगर उसके बाद इनको इंतखाबी निशान अलॉट किया जाएगा। 24 हाई कोर्ट के जजेस हैं जो कि मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया फहद जावेद हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। सिंध हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से आज भी कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ उम्मीदवारों की दायर दरखास्तों पर समाअत जारी है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा नौरीन आसिफ से। जी नौरीन, आगाह कीजिएगा। जी, आज भी जो है वो अपीलें दायर की जा रही हैं। तकरीबन अब तक जो है वो 17 जो उम्मीदवार हैं वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद किए जाने के ख़िलाफ़ अपीलें दायर कर चुके हैं, जिनमें से 3 जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार थे, बाकी सब का ताल्लुक जो है वो किसी न किसी सियासी जमात से है। और तकरीबन 294 जो हैं वो फॉर्म्स रिजेक्ट किए गए हैं, जिसकी बिना पर अभी जो है वो अपीलें दायर हो रही हैं। और कल जो है वो एक ANP से जिनका ताल्लुक है NA 245 से हल्का से उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, शाजिया मरवत साहिबा ने, तो उनकी जो अपील है वो आज समाअत के लिए जो है वो जा चुकी है। तो किसी भी वक्त उनके जो है वो अपील के खिलाफ जो है वो समाअत शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आलमगीर खान हैं, उन्होंने अपने जो है आज अपील दायर की है। रईस अरसलान बरोही हैं, उन्होंने अपील दायर की है, जो ठट्टा से जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। और आलमगीर खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, वो टैक्स की अदम अदायगी की वजह से जो है ना उनके कागजात जो है वो रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन आज उनकी अपील जो है वो दायर हो चुकी है। और अभी और मज़ीद जो है वो पीपल्स पार्टी के हल्का NA 234 से ग़ुलाम मोहम्मद ने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिनके रिजेक्ट होने की वजह से आज उन्होंने भी अपील दायर की है। 3 जो है वो सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, जस्टिस अरशद हुसैन, जस्टिस खादम तुनियो और जस्टिस अदनान करीम, जो है समाअत करेंगे। और कल तक ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा अपीलें जमा करवाने का। उसके बाद 10 तारीख तक जो है वो इनकी समाअत होगी, जो भी रिजेक्ट हुए हैं। तो आज भी जो है वो काफ़ी लोग जमा करवा चुके हैं, लेकिन समाअत के लिए जो है वो सिर्फ शाजिया मरवत साहिबा की जो है वो आज दरख्वास्त एक्सेप्ट की गई है। बाकी अभी सिलसिला जारी है, मज़ीद जो है वो लोग आएंगे तो उम्मीदवार तो अंदाज़ा होता जाएगा। लेकिन ये है कि ये तमाम तर जो लोग हैं इनके कागजात नामजदगी जो रिजेक्ट हुए हैं उसकी जो भी वजूहात वो बयान कर रहे हैं, उसके मुताबिक समाअत के लिए जो है वो उनकी एक्सेप्ट हो जाएंगी कल तक। तो उनके जो है ना अपीलें आगे जो है ना वो दायर हो चुकी हुई हैं, उनके वकील आकर जो है वो दायर कर रहे हैं। उसके बाद 4 तारीख से जो है उन पे समाअत शुरू हो जाएगी। जी शुक्रिया नौरीन आपका हमें तफसीलात से अपडेट करने के लिए। रुख करेंगे सूबा पंजाब का, जहां आम इंतखाबात 2024 में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से कागजात मंजूर करने या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें दायर करने का आज दूसरा रोज़ है। अब तक 20 से ज़ायद अपीलें दायर की जा चुकी हैं। हाई कोर्ट में 9 एपेलेट ट्राइब्यूनल तश्कील दिए गए हैं, जो 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसला सुनाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 जनवरी को नजर सानी शुदा लिस्टें आवेज़ा की जाएंगी।
इलेक्शन कमीशन 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट करेगा। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों के शेड्यूल में तब्दीली की है, जिसके तहत खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशस्तों के लिए कागजात की जांच पड़ताल की आखिरी तारीख 13 जनवरी है। और बलूचिस्तान में अब तक इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में 51 उम्मीदवारों की जानिब से अपीलें दायर की गई हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं कोयटा से हमारे नुमाइंदे असरार अहमद से। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात का जो सिलसिला है वो अपने तीसरे मरले में दाखिल हो चुका है, जिसके बाद उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी पे जो एतराज़ लगाए गए थे, उम्मीदवारों की जानिब से इन पर अपीलों का सिलसिला भी आज दूसरे रोज भी जारी है। इसी तरह 51 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने इन एतराज़ात के खिलाफ अपील दायर कर रखी है, जो जहाँ इनकी समाअत अपीलेट कोर्ट के 2 जजेस जिनमें जस्टिस आशिम काकड़ और जस्टिस आमिर नवाज राना कर रहे हैं। इसी तरह अगर बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल के हवाले से बात करें, जहाँ कौमी असम्बली की 16 जबकि सूबाई असम्बली की 51 नशिस्तों पर अब तक 478 उम्मीदवार ऐसे जिनकी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। अपील दायर करने वालों में सियासी रहनुमा शामिल है, जिनमें साबिक वजीर दाखिला जफरुल्लाह ज़ेहरी और साबिक सूबाई वजीर खालिक अजारा, साबिक रुकन सूबाई असम्बली अहमद नवाज बलोच, नसीर शाहवानी, गुलाम नबी मरी व दीगर शामिल है। जी शुक्रिया अस्टार आपका। लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान और बहावलपुर बेंचेस के अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में इंतखाबी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी है। इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार अपनी अपीलें कल 3 जनवरी तक मुतालिका ट्राइब्यूनल्स में दायर कर सकेंगे। हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्जा इस वक्त मुल्तान में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स जानेंगे। जी फरहान, बताएगा ये तमाम तर प्रोसेस जो है ये किस तरह से जारी है और अपीलें कब तक निपटा दी जाएंगी? आम इंतखाबात 2024 के सिलसिले में मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में इंतखाबी गहमा गहमी जारी है। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ मुल्तान अपीलेट ट्रिब्यूनल में 13 से ज़ायद अपीलें जो हैं वो दायर की जा चुकी हैं। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा इन अपीलों की समाअत कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि अपीलेट ट्रिब्यूनल मुल्तान बेंच में डीजी खान से जरताज गुल, लैया से अब्दुल मजीद नियाजी, अंबर मजीद ने अपीलें दायर की, जबकि मुल्तान अपीलेट ट्रिब्यूनल में ही मोहम्मद आसिफ सलीम, सुल्तान बीबी, बुशरा बीबी, हमायूं रजा, सरदार मुईउद्दीन और सरदार उमर खोसा ने अपीलें दायर की। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की अदालत में कौमी असम्बली के हल्के NA 139 से NA 153 और NA 156 से NA 159 तक अपीलों पर समाअत होगी। इसी तरह जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की अदालत में सूबाई हल्के 193 से PP 236 तक अपीलों पर समाअत होगी। मुल्तान हाई कोर्ट बेंच में उम्मीदवारान जो हैं उनके वकीलों की आमदरफ्त का सिलसिला जारी है और आज शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और माहिर बानो कुरैशी की तरफ से भी अपीलें दायर करने के इम्कानात हैं। जी और अब आपको लिए चलेंगे पेशावर की जाने। पेशावर में भी आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सज्जाद यूसुफ जई से। सज्जाद, आगाह कीजिए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में दायर शुदा अपीलों के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी, मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी सियासी गहमा गहमी है वो उरूज पर है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का क़याम अमल में लाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में 5 इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम किए गए हैं। उसमें जो उम्मीदवारान है जिसकी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुई है या वो लोग जो जिनका उम्मीदवारों पर एतराज़ है तो वो अपनी दरख्वास्त इलेक्शन ट्रिब्यूनल के साथ फ़ाइल कर रहे हैं। पेशावर का जिक्र करें तो पेशावर में अब तक 14 जो उम्मीदवार जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के साथ रुजू किया और अपनी अपीलें दायर की है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस फाइल करने का सिलसिला 3 जनवरी यानी कल तक जारी रहेगा। आज दूसरा रोज़ है और मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारान वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के साथ अपने कागजाती नामजदगी के मुस्तरद होने या दूसरे फरीक पर एतराज़ के हवाले से अपना अपील दायर कर रहे हैं। और रुख करेंगे बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में अब तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में 51 उम्मीदवारों की जानिब से अपीलें दायर की गई हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं कोयटा से हमारे नुमाइंदे असरार अहमद से। बलूचिस्तान के हवाले से आपको आगाह करें कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में 51 उम्मीदवारों की जानिब से अपीलें दायर की गई हैं। मज़ीद पेशावर हाई कोर्ट का रुख करेंगे, जहाँ PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान के हवाले से हुक्म इम्तनाई के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर अपील पर पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने केस की समाअत की।
इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद ने दलाइल देते हुए कहा कि इस केस में इलेक्शन कमीशन को नहीं सुना गया और यकतरफा फैसला सुना दिया गया। हमारी इस्तदा है कि डिविजनल बेंच की समाअत तक हुक्म इम्तनाई को वापस लिया जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा से नौजवान क़यादत और मुख्तलिफ बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन जोश व जज्बे के साथ हिस्सा ले रही हैं। बोनेर से पहली हिंदू खातून की मुल्क भर में चर्चे, देखते हैं सईद वजीर की ये रिपोर्ट। आइंदा होने वाले आम इंतखाबात 2024 के लिए मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा से उम्मीदवार भी सरगर्म नजर आ रहे हैं। बोनेर से पहली मरतबा अक़लियती खातून मैदान में उतरी तो पेशावर से ख्वाजा सरा ने जन नशिस्त पर इंतखाबात लड़ने का फैसला किया। पसमानदा कबायली जिला शिमाली वजीरिस्तान में खातून भी इंतखाबी महरिका लड़ने के लिए पुरअज़म। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में कबायली जिला शिमाली वजीरिस्तान से पहली बार आबिदा खातून कौमी असम्बली की जनरल नशिस्त पर इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली के हल्का पी के 25 जिला बोनेर से पहली बार हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर सवेरा प्रकाश ने कागजात नामजदगी जमा कराए, जबकि पी के 81 से ख्वाजा सराओं के मसाइल हल करने के लिए सोबिया खान ने कागजात नामजदगी जमा कराए। ये उम्मीदवार पुरजोश हैं कि अपने वतन और इलाके की बेहतरी के लिए काम करेंगे। सबसे पहले एम तो मेरा एजुकेशन का है, वो तो क्योंकि मेरे ख्याल से ये हर चीज का सलूशन है। एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। कम्युनिटी ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, मुझे मतलब एज पश्तून यूनाइट होके मतलब वो मुझे एज पश्तून सपोर्ट कर रहे हैं। वो पीसफुल हो गई, मतलब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है, तो उसको भी प्रमोट करना चाहिए। इस बार पी के 31 से मैं इलेक्शन लड़ूंगी और अपने हल्के के लिए मैं काम करूंगी। ज्यादातर हम देखते हैं खवातीन जो होती है जो दूसरे लोगों गुर्बत की वजह से दूसरे घरानों में वो काम करती है, उनके बच्चे जो होते हैं वो तालीम से महरूम रहते हैं। तो उन खवातीन को मैं घर में उनको रख के उनकी लिए फंडिंग करके वो खवातीन अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहे कि वो बच्चे तालीम से महरूम ना हो। उम्मीदवारों ने इस अज़म का इजहार किया है कि अपने अवाम और कम्युनिटी की मसाइल हल करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। मुल्क भर से इस साल होने वाले इंतखाबात में 3000 से जायद खवातीन इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। सईद वजीर, PTV न्यूज़। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान देखने में आ रहा है। मुस्बत रुझान के बाद मार्केट में मंदी देखने में आ रही है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट से भी ज़ायद का इजाफा देखा गया और 100 इंडेक्स ने 65,000 की हद उबूर कर ली। इस वक्त 100 इंडेक्स 64,613 पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब डॉलर के रेट में भी कमी देखने में आ रही है। इंटरबैंक में डॉलर 50 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये और 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। अस्सलामुअलैकुम। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे के साथ मैं हूँ नाज़िया कवल। सबसे पहले बात करेंगे गज़ा में जारी इसराइली बर्बरियत की। नाज़रीन, गज़ा में इसराइल की बर्बरियत इंतहा को छू गई है और नए साल के पहले रोज़ भी रिहायशी इलाकों पर इसराइली फोर्सेस के कातिलाना हमले जारी रहे। फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वस्ती गज़ा के इलाके दिरुल-बलाह में एक घर पर हमले में 15 अफराद शहीद हो गए। काबिज़ फ़ौज ने मगाज़ी महाजिर कैंप, रफ़ा के करीब साहिली इलाके और खान यूनिस शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों पर भी गोलाबारी और फ़ज़ाई हमले किए हैं। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक इन हमलों में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी जाँ बहक और ज़ख्मी हुए हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने तस्दीक की है कि इसराइली बर्बरियत में अब तक 21,978 फ़लस्तीनी शहीद और 57,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। शहदा में तकरीबन 9,000 बच्चे और 6,450 ख़वातीन शामिल हैं। गज़ा की पट्टी में 7,000 से ज़ायद अफराद लापता हैं। गज़ा जंग के पस मंज़र में मकबूजा मगरबी किनारे के हालात भी तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर कलकेलियत में काबिज़ फ़ौज और फ़लस्तीनियों के दरमियान झड़पें जारी हैं। गासिब फ़ौज ने बर्बरियत का मुज़ाहरा करते हुए ज़ख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश करने वाली एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया। सिहोनी फ़ौज ने रमल्ला, जनीन, हेब्रोन और इरिहर समेत दीगर इलाकों में छापे भी मारे और मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। फ़लस्तीनी हुकाम ने तस्दीक की है कि 7 अक्टूबर से अब तक मगरबी किनारे में 319 अफराद शहीद किए गए हैं। इसराइली फ़ौज ने शाम और लेबनान के सरहदी इलाकों पर एक बार फिर हमले किए हैं। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक की है कि हिज़्बुल्लाह के मिसाइल हमलों में 5 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। इन हमलों के जवाब में इसराइली तैयारों ने हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। शाम की सरकारी न्यूज़ एजेंसी सना के मुताबिक
اسرائیلی فوج نے دمشق کے نواحی علاقوں پر بھی گولہ باری کی ہے، جس سے املاک کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اور اب رخ کریں گے جاپان کا، جہاں گزشتہ روز آنے والے طاقتور زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 24 ہو گئی ہے۔ زلزلے سے درجنوں عمارتیں اور گھر تباہ ہوئے ہیں، جبکہ سڑکوں پر گہری دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ حکام کے مطابق زلزلے کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان اشیکاوا کے شہر کنازوا میں ہوا ہے۔ زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کی گئی تھی، جو بعد میں ایڈوائزری میں تبدیل کر دی گئی۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا نے کہا ہے کہ امدادی کارروائیوں میں فائر فائٹرز، فوج اور پولیس کے ہزاروں افراد حصہ لے رہے ہیں۔ پاک سرزمین پر افغانستان سے لائے جانے والے غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے ثبوت ایک بار پھر منظر عام پر آ گئے۔ 31 دسمبر کو خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں پاک افغان سرحد پار کرنے والے 3 دہشت گردوں کو سیکیورٹی فورسز نے جہنم واصل کیا۔ ان دہشت گردوں سے بھی امریکی ساختہ سمیت غیر ملکی اسلحہ برآمد ہوا۔ 29 دسمبر کو میر علی شمالی وزیرستان میں ہلاک دہشت گردوں سے غیر ملکی اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا تھا۔ میر علی آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد کمانڈر راہزیب کھورے سمیت 5 دہشت گرد مارے گئے تھے۔ 4 نومبر کو میاں والی ایئر بیس پر حملے، 12 دسمبر کو ڈیرہ اسماعیل خان اور 15 دسمبر کو ٹانک میں دہشت گردوں کے حملوں میں بھی غیر ملکی ہتھیار استعمال کیے گئے۔ افواج پاکستان گزشتہ 2 دہائیوں سے ٹی ٹی پی کے خلاف دہشت گردی کی جنگ لڑ رہی ہے۔ یہ بات اب سب پر عیاں ہے کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ دستیاب ہے۔ ٹی ٹی پی کو ہتھیاروں کی فراہمی نے خطے کی سلامتی کو خاطر خواہ نقصان پہنچایا ہے۔ بالخصوص پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ افغانستان سے جدید امریکی اسلحے کی پاکستان سمگلنگ، ٹی ٹی پی کی جانب سے سیکیورٹی فورسز اور پاکستانی عوام کے خلاف غیر ملکی اسلحے کا استعمال، افغان عبوری حکومت کا اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کے دعووں پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یوریشین ٹائم کے مطابق پاکستان میں ٹی ٹی پی کی دہشت گردوں کی کارروائیوں میں امریکی ساختہ اسلحے کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام حقائق اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ افغان رجیم نہ صرف ٹی ٹی پی کو مسلح کر رہی ہے، بلکہ دیگر دہشت گرد تنظیموں کے لیے محفوظ راستہ بھی فراہم کر رہی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے رات کے زیر تعمیر نے راوی پل اور شادرہ چوک کا دورہ کیا اور پل کے تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے راوی برج پر پائلنگ اور ڈرلنگ کے کاموں پر پیش رفت کا مشاہدہ کیا اور پل کی جلد تعمیر کے لیے تمام ضروری وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شاہدرہ چوک پر کام کی رفتار کو تیز کیا جائے اور آئندہ چند روز میں اطراف کی سڑکیں اور دیگر کام مکمل ہونا چاہیے۔ منصوبے کے تحت دریائے راوی پر 540 میٹر طویل 4 لین پر مشتمل برج تعمیر کیا جا رہا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی مدد سے حکومت نے کے الیکٹرک کے ساتھ تنازعات حل کر لیے ہیں۔ قومی اقتصادی کمیٹی نے کے الیکٹرک کے ساتھ زیر التوا 4 معاہدوں پر دستخط کرنے کی منظوری دے دی۔ ان معاہدوں کو 3 سال پہلے حتمی شکل دی گئی تھی، لیکن ان پر دستخط نہ ہو سکے تھے۔ یہ معاہدے کراچی اور بلوچستان کے بعض علاقوں میں بہتر خدمات دینے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ان معاہدوں سے سعودی اسٹیک ہولڈرز کے 18 سال پرانے خدشات بھی دور ہو جائیں گے۔ کے الیکٹرک نے 3000 میگا واٹ سے زائد بجلی بنانے کا منصوبہ بھی حکومت کو پیش کر دیا۔ دونوں اطراف میں بجلی کی قیمت میں ادائیگی میں اصل رقم کی ادائیگی کے معاملات پر بھی سمجھوتا طے پا گیا ہے۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ 1 جنوری کو مزید 917 افغان شہری اپنے ملک لوٹ گئے۔ واپس جانے والے شہریوں میں 301 مرد، 214 خواتین اور 402 بچے شامل تھے۔ افغانستان روانگی کے لیے 40 گاڑیوں میں 84 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی۔ 1 جنوری 2024 تک پاکستان چھوڑ کر افغانستان جانے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 4,56,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ سرزمین پاکستان کی مٹی میں لاتعداد شہداء اور غازیوں کا خون شامل ہے۔ لکی مروت سے تعلق رکھنے والے فرنٹیئر کور بلوچستان کے نائک نور محمد دلیری کی زندہ و تابندہ مثال ہیں۔ نائک نور محمد نے 19 اکتوبر 2021 کو بلوچستان کے علاقے آواران میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی ایک ٹانگ قربان کر دی۔ یہ غازی آج بھی ملک کی خدمت کے لیے تیار ہے۔ اس غازی کا جذبہ آج بھی ملک کی خدمت کے لیے جوان ہے۔ نائک نور محمد کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے ہمارا سب کچھ قربان ہے، ہماری اولاد بھی قربان ہے، یہ وطن ہے تو ہم ہیں۔ اس بات پر فخر ہے کہ میں نے یہ قربانی وطن کی حفاظت اور اللہ کی راہ میں دی۔ اس وطن کے لیے ہمارا اولاد بھی قربان ہے، ہمارا جان بھی قربان ہے۔ یہ وطن ہے تو ہم ہے،
ये वतन अगर नहीं है तो हम भी नहीं होंगे। हम महसूस तो होता है कि हम मजदूर हो गए, लेकिन फिर भी जो है ना हम कोशिश करते हैं हर काम की कि हम खुद अपना काम कर सकता भी है। जब मैं जख्मी हुआ तो हमारा घर वाले तो परेशान थे, लेकिन फिर भी जब मेरा पाँव लग गया तो मैं बस अपना काम भी कर सकता हूँ, सफ़र भी कर सकता हूँ। जो काम की ज़रूरत होता है, मतलब दूसरे बंदे की ज़रूरत हमें नहीं होता है, तो हम खुद कर सकते हैं। तो घर वाले अभी माशाल्लाह खुश है, हर चीज़ भी मिलता है अल्लाह की तरफ से। ज़ख्मी होने के बाद हमारा जज्बा बिल्कुल उस जैसा जैसे मैं पहले था, इसलिए हम हमारी जान तो बच गई है ना। दहशतगर्दों के लिए मेरा ये पैगाम है कि पाकिस्तान फ़ौज और आवाम मुत्तहिद है पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, और दहशतगर्द जितना जोर लगाए तो इंशाअल्लाह वो जीत नहीं सकेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बुलेटिन में शामिल करेंगे अहम खबरें और भी, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। ब्रेक के बाद खबरनामे में कुछ बात करेंगे भारती बहरिया के हवाले से। नाज़रीन, भारती बहरिया के जहाज मौत बांटने लगे हैं और भारती बहरिया गुज़श्ता कुछ साल से 26 बड़े हादसात का शिकार हो चुकी है। हर 5 साल में एक जंगी जहाज और हर 2 साल में एक तरबियत याफ्ता अफसर या जवान गफलत के बायस खो देती है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक हादसात गैर मयारी देखभाल और कप्तानों की नाकाफी तरबियत के बायस पेश आए। 2014 के 11 हादसात में भारती बहरिया के 21 अफसरान और जवान हलाक हुए, जबकि 8 मार्च 2023 को भारती बहरिया का हेलीकॉप्टर बहीर अरब में डूबकर तबाह हो गया। अक्टूबर 2017 में वाहिद भारतीय न्यूक्लियर सबमरीन गफलत के बायस हादसे का शिकार हो गई। फरवरी 2014 में भी भारतीय सबमरीन सिंधुरत्ना में आग लगने से 2 अफसरान समेत 7 सेलर्स जान से हाथ धो बैठे थे। भारतीय नेवल चीफ को सबमरीन हादसे के नतीजे में इस्तीफा भी देना पड़ा था। गुज़श्ता 6 साल के दौरान पाकिस्तान 4 मरतबा भारतीय आबदोजों का पाकिस्तानी पानियों में सुराख लगाकर भारतीय बहरिया की नाकिस कारकर्दगी का सबूत दुनिया के सामने रख चुका है। और मोदी के हिंदुस्तान में इंसानी स्मगलिंग भी उरूज पर पहुंच चुकी है। हाल ही में भारतीय जरीदे की शाया करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तकरीबन 3000 गैर कानूनी एजेंसियां हैं। सबसे ज़्यादा गैर कानूनी एजेंसियों में भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली सरफहरिस्त है, जिसमें 1832 एजेंसीज मौजूद हैं। भारतीय वजारत खारिजा के मुताबिक 2925 एजेंसियों में से 56 गुजरात और 80 कर्नाटका में मौजूद हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 2020 से लेकर अब तक 680 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें हिंदुस्तानी बाशिंदे गैर कानूनी तौर पर मुल्क से फरार हुए। गैर कानूनी एजेंसियों के एजेंट्स सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेजिंग और दीगर साइट्स पर काम करते हैं। गैर कानूनी एजेंट्स भारतीय बाशिंदों को बरतानिया, अमरीका और कनाडा जैसे ममालिक में भेजकर उनको बदतरीन जिंदगी गुजारने पर मजबूर करते हैं। भारत में तकरीबन 3000 ऐसी एजेंसियां हैं जिन्होंने बैरून मुल्क मुलाजमत के ख्वाहिशमंदों को धोखा दिया है। 21 दिसंबर को फ्रांसीसी हुकाम और पुलिस ने हिंदुस्तान की जानिब से 300 अफराद की गैर कानूनी मुंतकली को बुरी तरह नाकाम बना दिया था। खुफिया इतलात मिलने पर फ्रांसीसी हुकाम ने मुमकिना गैर कानूनी बदरी के पेश नज़र चार्टर तैयारे को 4 दिन तक फ्रांस में रोके रखा था। 2023 में तकरीबन 1 लाख हिंदुस्तानियों ने गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल होने की भी कोशिश की है। पाकिस्तान और भारत के माबैन एक दूसरे की तहवील में कैदियों की फहरिस्तों का तबादला किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे को पाकिस्तान में 231 भारतीय कैदियों की फहरिस्त हवाले की, जिनमें 47 सिविलियन कैदी और 184 माहीगीर शामिल हैं। जबकि भारत की जानिब से पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली के अफसर के हवाले की गई फहरिस्त के मुताबिक भारत की जेलों में कुल 418 पाकिस्तानी कैदी, जिनमें 337 शहरी और 81 माहीगीर कैदी शामिल हैं। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत पर जोर दिया है कि सज़ा मुकम्मल करने वाले तमाम पाकिस्तानी शहरी कैदियों और माहीगीरों को रिहा करे, जबकि 1965 और
1971 کی جنگوں کے لاپتہ دفاعی اہلکاروں کو کونسلر رسائی دینے اور 77 سول قیدیوں تک خصوصی کونسلر رسائی کی درخواست پر بھی کی گئی ہے۔ پاکستان اور بھارت 2008 کے کونسلر رسائی کے معاہدے کے تحت ہر سال 1 جنوری اور 1 جولائی کو ایک دوسرے کی تحویل میں قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا بھی تبادلہ کیا گیا ہے۔ جوہری تنصیبات کے حوالے سے معاہدہ 27 جنوری 1991 کو نافذ ہوا تھا۔ بات کریں گے مقبوضہ جموں و کشمیر کی، جہاں گزشتہ کئی برس کی طرح 2023 میں بھی مظلوم عوام پر بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری رہا۔ کشمیر میڈیا سروس کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں میں گزشتہ 1 سال کے دوران 4 خواتین سمیت 120 کشمیریوں کو شہید کیا۔ ان میں سے 41 کشمیریوں کو جعلی مقابلوں اور حراست کے دوران شہید کیا گیا۔ بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے گزشتہ سال 13 رہائشی مکانات کو بھی تباہ کیا۔ گھروں پر چھاپوں اور محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران حریت رہنما اور کارکنوں سمیت 3610 کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 4000 سے زائد کشمیری کالے قوانین کے تحت کشمیر اور بھارت کی مختلف جیلوں میں نظر بند ہیں۔ بی جے پی حکومت نے گزشتہ سال 14 کشمیری مسلم ملازمین کو برطرف کر دیا ہے۔ اس دوران 72 املاک، جن میں زرعی اراضی، مکانات اور دکانیں شامل ہیں، ضبط کر لی گئیں۔ دوسری جانب کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے زیر اہتمام اسلام آباد میں مرحوم کشمیری دانشور پروفیسر نذیر احمد شال کو ان کی خدمات پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک تعزیتی مجلس منعقد کی گئی۔ شرکا نے کہا کہ پروفیسر نذیر احمد شال ایک نڈر رہنما تھے، جنہوں نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو بین الاقوامی سطح پر مؤثر طریقے سے اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور بھارت کی جانب سے ایک اور کشمیری سیاسی جماعت پر پابندی کی پاکستان نے مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے تحریک حریت جموں و کشمیر کو 5 سال کی مدت کے لیے غیر قانونی تنظیم قرار دینے کے بھارتی حکام کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں پر پابندی کشمیری عوام کو محکوم بنانے، اختلاف رائے کو دبانے اور مقبوضہ جموں و کشمیر پر اپنے قبضے کو مستحکم کرنے کی بھارتی مہم کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدامات جمہوری اصولوں اور بین الاقوامی انسانی حقوق اور عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہیں۔ پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی بین الاقوامی سطح پر ایک اور کامیابی، ہسپتال پیتھالوجی لیبارٹری انٹرنیشنل معیار کے مطابق قرار۔ امریکن کالج آف پیتھالوجسٹ نے پی آئی سی لیبارٹری کی ٹیسٹ رپورٹس معیاری قرار دے دیں۔ ترجمان پی آئی سی رفعت انجم کے مطابق پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی امریکن کالج آف پیتھالوجسٹ کے پروفیشنسی کوالٹی ٹیسٹنگ میں حصہ لینے والے خیبر پختونخوا کا پہلا سرکاری ہاسپٹل ہے۔ امریکن کالج نے 250 سے زائد خون اور دیگر ٹیسٹ کے نمونے پی آئی سی بھجوائے۔ ہسپتال لیب میں تمام ٹیسٹ کرنے کے بعد رپورٹس کالج کو واپس بھجوائی گئیں۔ رپورٹ 100% درست اور انٹرنیشنل معیار کے مطابق قرار دی گئیں۔ لیب ٹیسٹ میں ہیماٹولوجی، کیمیکل پیتھولوجی، مائکرو بایولوجی، بلڈ بینک اور مریضوں کے بیڈ سائڈ مشینوں کے نمونے شامل تھے۔ امریکن کالج کی جانب سے نمونوں میں گردوں، جگر، ہیپیٹائٹس، کولیسٹرول، شوگر، خون کی مختلف بیماریوں کی تشخیص کے ٹیسٹ شامل تھے۔ لیب میں مختلف جراثیم کی تشخیص اور علاج کے لیے استعمال ہونے والی ادویات کی بھی جانچ پڑتال کی گئی، جو درست قرار دی گئیں۔ ریلوے کی آمدن میں ریکارڈ اضافہ، ریلوے نے 6 ماہ میں 41 ارب روپے کما لیے۔ پچھلے سال اسی عرصے میں یہ آمدن 28 ارب روپے تھی۔ سی ای او ریلوے عامر بلوچ کا کہنا ہے کہ دستیاب وسائل کے مؤثر استعمال سے ریکارڈ آمدن کا حصول ممکن ہوا۔ ML1 کے آغاز سے معاملات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ عامر بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ اس سال سروسز میں مزید بہتری لائیں گے اور سفری سہولیات میں بھی اضافہ کریں گے۔ اور اب آپ ملاحظہ کر سکیں گے موسم کی صورتحال۔ السلام علیکم ناظرین، ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہے گا۔ اسلام آباد اور پنجاب کے بیشتر میدانی علاقوں میں شدید دھند اور سموک چھائی رہے گی، جبکہ خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں دھند اور سموک چھائے رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہا۔
पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके शदीद धुंध और स्मोक की लपेट में रहे। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील की बात करेंगे, जो कि कुछ यूं रही। लह में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, स्कर्दू में -9, गिलगित -6, गोपस -5, जबकि अस्तोर में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।